अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। इलेक्शन कमीशन की 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के बाद इस वक्त सियासत एक नए रुख और एक नए मोड़ पर है। सूरत हाल ये है कि आर्टिकल 254 की बात की जा रही है, जहां 90 डेज में इंतखाबात करवाना है, लेकिन दूसरी जानिब आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगा। इस हवाले से भी बात आज हम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक आईनी इदारा है, आईनी खुद मुख्तार इदारा है, क्या उसके फैसला कि जो इस वक्त मीडिया में बातचीत हो रही है और ओवरऑल जो इस वक्त अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में आ रहा है, क्या इस तरह की कोई लीगल इसमें कोई ऐसा एस्पेक्ट है, क्या कोई ऐसा पहलू है जिस पर यह बात हो सकती है? दूसरी जानिब 30 अप्रैल की तारीख मुलतवी, पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और मिड अगस्त में आपको पता है कि जो कौमी असम्बली है उसकी भी आइनी मुद्दत पूरी होने जा रही है। क्या ये इंतखाबात तमाम सूबाई असम्बलियों के बर वक्त होंगे? 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं हल्का बंदियों के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं और बलूचिस्तान को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ आइनी मामलात हैं जिसे आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से कत्ल की धमकियाँ और उसके बाद उनको जो खतरात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने GIT तश्कील दी है और पंजाब हुकूमत ने भी तहकीकात के लिए कह दिया है। ये तहकीकात अब होंगी और तहकीकात में डेफिनेटली जिनको खतरात हैं उनको भी पेश होना पड़ेगा। ये क्या टेक्निकलिटीज हैं, इसमें क्या होने जा रहा है, बर वक्त इंतखाबात क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आज वफाकी वजीर कानून ने यह बात कही है कि इस वक्त मुल्क के मुआशी जो सूरत हाल है वो इस चीज़ का तकाजा करती है कि इंतखाबात फिल फौर नहीं करवाए जा सकते। कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने एक बात बड़ी अहम की है कि ऐवान में इस वक्त जो 342 की तादाद है उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब असम्बली है, यानी पंजाब असम्बली यानी पंजाब के जो अरकान हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम तमाम सूबों 2 सूबों को छोड़कर 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं जबकि मरदमशुमारी का मामला भी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते चले, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अमीन आशवानी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने स्काइप से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हसन अयूब साहब। जहांगीर खान जदून साहब, सबसे पहले आपसे इस हवाले से बात करना चाहेंगे। ये बात बार बार हो रही है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत ने, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। आर्टिकल 254 की बार बार की जा रही है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हालात का तकाजा ये, सिक्योरिटी और माशी चैलेंजेस ऐसे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऐसे हालात में अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो फेडरेशन को नुकसान होगा, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं जब तक वो सबके सब ऑन बोर्ड नहीं हो इंतखाबात नहीं हो सकते। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिए कि आप डेट दें इलेक्शन की। उन्होंने डेट दे दी, ठीक है, प्रेसिडेंट से उन्होंने कंसल्टेशन की, पंजाब की डेट दे दी, KP की भी डेट आ गई। अब डेट के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218। अब आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 है, उसके अंदर ये कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शन हो। वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं इस आर्टिकल को किस तरह इंश्योर करूंगा कि मैं इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। और इलेक्शन को मानेगा कौन? उनको अब क्या PTI वाले मानेंगे? अगर वो जीत के मानेंगे, हार गए तो वो तो नहीं मानेंगे इलेक्शन। वो कहेंगे जी धांधली कर दी है, क्योंकि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने अपॉइंट किए, वो नहीं मानेंगे। इससे पोलराइजेशन के बढ़ने खतरा है। हम इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या एज ए कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं नहीं कहता कि इलेक्शन डिले हो। लेकिन अब अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं, सैलाब आ जाते हैं, कोई तूफान आ जाता है, कोई चीज़ एक टाइम पे नहीं होती। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना केसों में डायरेक्शन देती है कि ये केस का फैसला आप 6 महीने में करें। अगर वो नीचे वाली कोर्ट 6 महीने में नहीं करती तो वो रीज़न देती है, जी शहादत नहीं आई हमारे पास, एक्यूज़ नहीं आया, इसके ये मसाइल थे। क्या वो उस कोर्ट को कंटेम्प्ट इशू करती है? सुप्रीम कोर्ट नहीं इशू करती। तो तमाम कोर्टें डायरेक्शन देती हैं नीचे वाली कोर्ट्स को, हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, बाज़ को आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डायरेक्शन देती है। फिर टाइम मांगा जाता है कि ये मैं टाइम एक्सटेंड करे, या उस टाइम के अंदर नहीं होता, उसके लिए रीजनिंग है। इस तरह इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने जो कल आर्डर पास किया है रात को उन्होंने, तो उस आर्डर के अंदर उन्होंने डिटेल रीजनिंग दी है कि हमने फ़लाँ तारीख पे फ़लाँ बंदे से मीटिंग की, उनसे हमने ये मांगा वो मांगा, सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल दी हैं। तो अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन के पास तो बज़ाते खुद
एक आप देखें इस्लामाबाद के जिरुन अंदर। साहब, इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये आता है कि 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो है कंसेंसस यूनानिमस एक डिसीजन सामने जी, आया जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, दूसरी जानिब 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का जो सुपीरियर कोर्ट है नहीं, वो तो उसकी जानिब से ये फैसला आया है, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो उसे क्रॉस कर सकता है? नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस नहीं कर रहा। वो उन्होंने रीज़न दे दिए कि इन रीज़न की वजूहत पे इस डेट पे हम जो है इलेक्शन नहीं करा सकते, और ये वाली सेक्शन जो 58 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, ये में इख्तियार देती है कि हम इलेक्शन जो है सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत से रुजू कर सकती है या अदालत उज़्मा खुद इस पर नहीं, अदालत उज़्मा जो है इलेक्शन कमीशन को अगर ये कोई चैलेंज करेगा बुला के पूछेगी कि जी ये चीज़ें हैं, तो आप उनको डायरेक्ट कर दें, हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दें। इलेक्शन कमीशन तो कहता है हम इलेक्शन होल्ड कराने के लिए तैयार हैं। ये देखें ना, अब आपने कराची जाना है, ठीक है, तो कन्वेंस अगर किसी को बाई एयर जाना है, बाई रोड जाना है, वो गाड़ी होगी तो आप कराची पहुंचेंगे ना। आपकी इंटेंशन तो है कि कराची जाने की, और आपको काम ही कोई नहीं है, आप कहते हैं जी मैंने कराची जाना है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन का और क्या काम है, इलेक्शन ही कराना है, लेकिन इलेक्शन कराएगा किस तरह, प्रोसीजर क्या होगा, असिस्टेंट क्या चाहिए होगी, उनके पास प्रिंटिंग अपनी मशीनरी नहीं है प्रिंटिंग के लिए, उनके पास रिटर्निंग अफसर के लिए बंदे नहीं है अपने पास, उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लॉ लॉजिस्टिक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, खुदा न खासा उधर कोई हादसे हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, फिर इस चीज़ सारी का कौन जिम्मेदार होगा? इसका एक माशी पहलू भी है, मैं उस पर आपकी तरफ वो आऊंगा। फंडिंग जो है वो मैंने आपको बताया। मैं माशी पहलू पर मैं आशवानी साहब से बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो एक पोलराइजेशन, एक डिवीजन और एक एग्रेशन नजर आ रहा है सोसाइटी के अंदर, आईएमएफ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेफिनेटली हसन अयूब साहब, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देखते हैं आपके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी को, देखते हैं कंसेंसस ना हो तो भी ये डिलिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है, और बदकिस्मती है हमारे क्योंकि अमेरिका डेफिनेटली अमेरिका के मफादात के ये ज़ैली इदारे हैं, चाहे आईएमएफ ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, इवन के एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ले लें। पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी बहरान के बिल्कुल दोराए पे खड़ा है और मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर ये फैसला एग्जिस्ट करता है या ये फैसला कायम रहता है तब भी पोलराइजेशन का एक खतरा है और एग्रेशन मजीद बढ़ेगा? देखिए, एग्रेशन तो बढ़ चुकी है, अब मजीद क्या बढ़ेगी? आप देखेंगे तरीके इंसाफ ने एक पोजीशन ले चुकी है। इमरान खान साहब ने जो तसादुम की जो सियासत है वो तो पहले दिन से उन्होंने उसका आगाज किया हुआ था, और लेकिन अभी जो है वो फुल स्विंग के ऊपर आ चुके हैं। वो अदालतों में पेश होते हैं तो वो हजारों सैकड़ों के कारकुनान साथ लेके जाते हैं। गो के जो आखिरी उनकी पेशी थी यानी लाहौर हाई कोर्ट में वो आए, तो वहां पर वो उन्होंने काफी बिहेव किया और वो खामोशी से आए, वो इतना बड़ा लाओ लश्कर नहीं लेकर आए। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है आगे से पहले जो है वो गवर्नमेंट ने बड़ी टॉलरेंस शो की, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अब उसकी टॉलरेंस जो है वो उसका एक सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है। तो अब एक लड़ाई शुरू है, हुकूमत की और ओपोजिशन की लड़ाई शुरू है। अब ये लड़ाई किस हद तक बढ़ेगी आगे, अब ये देखना है। लड़ाई ये खत्म होने वाला काम नहीं है, इसमें अगर बीच बचाव का कहीं कि कोई सूरत निकल सकती है तो वो मुआवजा होगा। मुझे तो ये लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, एग्रीवेट होगी। और अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इस फैसले को तहरीक इंसाफ ने नहीं मानना, और तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ 100% सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। लेकिन जैसे जरूर साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो आईनी इख्तियार है उसके पास जो आईने पाकिस्तान ने दिया है, उसी को इस्तेमाल करते हुए जो इंतखाबात की तारीख है उसको आगे ले गई है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह था कि आपने सदर पाकिस्तान से मुशावरत करनी है और एक तारीख लेनी है। तारीख का तयन करने की हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। गो के वो अब ये भी जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो 3-2 का था, या वो जो है वो 4-3 का फैसला है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इसकी अभी जो है वो वजाहत दरकार है। ये एडवोकेट जनरल साहब बैठे हुए हैं, जहांगीर जदून साहब, ये आपको इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। गो के मेरे ख्याल के मुताबिक वो 4-3 का फैसला था, और जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उनका फैसला ये था कि अगर हम तफसीलात पे इसके जाएं तो ये 5 रुकनी बेंच ही था, और यहाँ पे 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये 5 रुकनी नहीं था, ये इनिशियली जो है आप इसमें से जो 4 जजेस जो माइनस हो चुके हैं आप उनको भूल रहे हैं, ये 9 मेंबर बेंच था। इसमें 5 और जो 2 जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस जाजुल हसन जिन्होंने रिक्यूज कर दिया, तो उनको अगर बीच में से माइनस कर दे तो सर उसका तो अनाउंस कर दिया था, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना सर, वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था सर, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। लेकिन आपने ये फुट नोट पढ़ा है जस्टिस मंसूर अली शाह की और जो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का जो ऑर्डर है, जो उनका नोट है, उसका फुट नोट पढ़ा है। उस पर उन्होंने कहा है कि वो 2 जजेस यानी जस्टिस अदर मेंदेला
और जैसे जाहिया अफरीदी जो अपना माइंड एक्सप्रेस कर चुके हैं, उसको भी इस फैसले का हिस्सा बनाया जाए। मैं आपको बड़ी मतलब अथॉरिटी के साथ ये बात कर सकता हूं कि ये मैटर जो है ये अभी डिस्प्यूटेड है कि ये 3-2 का फैसला है या ये 4-2 का 4-3 का फैसला है। एक चीज। दूसरी बात अगर आप करते हैं तो बात ये है कि जो पीटीआई अब कह रही है कि वो कह रही है जी कि ये बदनीति करार दे रही है ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को कि उन्होंने जो है ये तारीख तब्दील कर दी है, इसकी मजाज अथॉरिटी नहीं थी। तो आर्टिकल 254 तो पहले का ही इन्वोक्ड है और 90 डेज के अंदर जैसे जहांगीर जदून साहब फरमा रहे थे तो ये इंतखाबात 90 दिन के अंदर तो हो नहीं रहे। वो जो 90 डेज का पीरियड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड कर रहा था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जब इलेक्शन का प्रोग्राम एक दफा अनाउंस हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन की तारीख एक्सटेंड कर दे। आपको एक मिसाल मैं और देता हूं और बिल्कुल माजी करीब की मिसाल देता हूं। अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगले रोज इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होने तो पोलिंग कराएं। क्या वो पोलिंग होगी? तो देखिए आपको हकीकत पर मबनी जो है वो अदालतों को भी फैसले देने चाहिए। अच्छा ये हसन अयूब साहब एक और चीज, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज है, मैं जदून साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है। आज का दिन हम इसे कह सकते हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं कि आज बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की गई है। तो आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बर्फ पिघल रही है या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज हैं? ये सियासी बयानात हैं बुखारी साहब, ये बिल्कुल सियासी बयानात हैं। अभी जो हालात जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं ये अब सियासी इख्तलाफात नहीं है, ये ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील हो चुके हैं। गो के इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें अगर मैं कहूं तो ज्यादा जिम्मेदारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान उनके ऊपर इसलिए आती है कि वो 4.25 साल खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और उन्होंने उस वक्त की जो अपोजिशन थी या उस वक्त के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे उनको या दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी उनमें किसी से भी जो है वो मुज़ाकरात या टेबल टॉक्स के लिए जो है आमादगी का इजहार नहीं किया। वो कि कई जगहों के ऊपर जब बड़ा सीरियस इशू हुआ था, जब इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पर एक किस्म का हमला कर दिया था, तो उस स्टेज के ऊपर भी उन्होंने बात करना पसंद नहीं की। तो अब अगर वो बात करते हैं इमरान खान साहब, तो वो बात अगर वो करेंगे तो उनकी बात को कोई संजीदगी से नहीं लेगा। अब लड़ाई शुरू है, अब ये लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। अभी ये लड़ाई जो है एग्रीगेट हो सकती है। इसमें अगर ये खत्म हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, लेकिन ये मुआवजा होगा अल्लाह का। लेकिन अगर बात की जाए हसन अयूब साहब, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, अब तो ये फार होती हुई नजर आ रही है। जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के जो दावेदार हैं वो इस वक्त किसी टेबल टॉक के लिए तैयार नहीं है। हाशवानी साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि सबसे अहम सब्जेक्ट आपका इकॉनमी जो है इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू है। आज आपने देखा कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका में भी 0.25 उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की गई है और वहां पे भी शरह सूद इजाफे होने के खतरात मंडला रहे हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो इकॉनमी है उसका मसला चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त पापड़ बेल रहा है IMF के 1.5 टू कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान ने तमाम कंडीशंस पर 65 अरब का जो है एक दफा उन्होंने बोझ लादा, अवाम पे भी डाला, हर तरह की कोशिशें की। अब उन नई कंडीशंस आके जी गारंटी लेके आए, कौन कितने पैसे दे रहे। क्या लगता है आपको कि ऐसी सूरत हाल में ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका क्या क्राइटेरिया, ये किसी मुल्क को जो बेल आउट करते हैं तो ये किन किन पैरामीटर्स का तयन करते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं खास? IMF का एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। IMF आपको एक पैसे दे रहा है, ठीक है, हम गए IMF, वो हमारे पास नहीं आया है, राइट। हमने अपना घर को ख़राब किया है, हमने ही अपनी गलतियों से अपने पैर पे कुल्हाड़ियाँ मार मार के हमने इस कंडीशन पे लाए हैं, राइट। और आज नहीं हुआ है, इट्स हैपन ओवर डेकेड्स। इसमें मैं कहूँगा एवरी गवर्नमेंट, सबको चांस मिला है, किसी को 5 साल मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 3 साल मिला, सबको मिला है। बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म्स है, जब तक वो आप नहीं करेंगे ये आप म्यूज़िकल चेयर में आप हमेशा रहेंगे। 3 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे तो यही होगा। अब IMF ये पाकिस्तान आई थिंक 20 साल में 12 मरतबा जा चुका है। 1 IMF प्रोग्राम, फिर नदर, फिर थर्ड। हम थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, अगेन बैक टू जीरो। क्यों होता है? क्योंकि पॉलिटिकली इट्स अनपॉपुलर। आपको जो आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो आपको करने हैं, बी इट इलेक्ट्रिसिटी में, टैक्स रिफॉर्म्स है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपके रिफॉर्म्स करने हैं, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर को, दीज आर अनपॉपुलर। इसमें आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट करेगी उनको जूते पड़ने, स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, यू लूज बैटल्स टू विन द वॉर, ठीक है। तो सर्टन आप सैक्रिफाइस, तो उसमें
अगर आपको, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे पता है मैंने अगर एक प्राइवेटाइजेशन की और ऑपोजिशन मेरे सर पे आके सवार हो जाएगी कि लूट रहे ये वे, तो मैं खुद करूँगा। इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, हम इसी दलदल में हम फंसे रहेंगे। एक IMF का अब आ भी जाता है, 1 साल 6 महीने के बाद नेक्स्ट आएगा। हाँ, 2-3 जून में साल उसका के बाद मुकम्मल होना है, राइट। सो एक और आएगा। आई एम सेइंग कि देखिए, आई डोंट केयर, मैं आपको कह रहा हूँ, आई डोंट केयर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है कौन गलत है, इट डजंट मैटर। what matters is for me एक ही political party which is Pakistan. Okay, we have to put मुल्क first, then political मुफाद, ये क्या कह रहा है। हमने यहाँ तो सर me and myself is first है सर। तो हमने पूरी कंट्री को हमने ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। आप लोग मीडिया में भी क्या करते हैं, मैं इसीलिए मैं नहीं आता हूँ, पॉलिटिक्स ये वे रोज चल रहा है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया। अरे बाबा, आपका प्रॉब्लम क्या, आपका है इकोनॉमी का है, उसका इम्पैक्ट होता है। नहीं, इम्पैक्ट होता है। कोई भी स्टेटमेंट कोई लीडर देता है तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल आई टेंड टू एग्री, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपका मसला क्या, आपकी इकोनॉमी का मसला है, आपका हेल्थ का मसला है, आपका एजुकेशन का मसला है, आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियोज है। ये सर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है सर, कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। भाई पॉलिसी आसमान से नहीं आती है, एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट होती है, इसका पॉलिटिकल प्रेशर आता है, फिर ही जाके कंसेंसस बनता है। सर अशवानी साहब, लेट मी आस्क, मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे और आपके दरमियान एक बेल आउट पर कोई कंडीशंस तय की जाती हैं कि जी मैं आपको बेल आउट करने जा रहा हूं, इन कंडीशंस पर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, जहां पे जो इदारा खसारे में है उसको आपने प्राइवेटाइज करना है, आपने बिजली के टैरिफ में इजाफा करना है, लेवी में आपने इजाफा करना है, आपने गैर जरूरी सब्सिडीज को टारगेटेड सब्सिडी, अगर आप उससे इनहराफ कर जाते हैं तो पूरी दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शख्सियत को तो नहीं, तो स्टेट के साथ डील करता है। वो तो कहता है कि यार इनके तो कोई कमिटमेंट ही नहीं है, 9th रिव्यू में हम चले गए, हमारा कितना वक्त भी जाया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं और एक लीडर खड़ा होकर कहता है हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम श्रीलंका बन रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता, ये तो मैटर करती हैं सर। इसमें मैं तो सबको कसूरवार कहता हूँ। ऑपोजिशन है वो कह रहे डिफॉल्ट, वो सही बात है, वो दे मेकिंग इट मैटर्स वर्स, नंबर 1। नंबर 2, हमारी करंट गवर्नमेंट ने भी इतना ज़बरदस्त काम नहीं किया। मिफ्ता था, उन्होंने आगे सर्टन रिफॉर्म्स कर रहा था, जो भी था कंडीशनैलिटी। भाई यू हैव टू बाइट द बुलेट, आपको करना है, कड़वी गोली आपको खानी होगी और जितना जल्दी आप खाएंगे वो बेहतर है। दार साहब को उसने कहा हम 200 रुपये से कम पे ले जाएंगे रुपये। अरे भाई एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई खुदा नहीं है कि जादू की छड़ी से 200 रुपये, डिमांड सप्लाई होती है, फॉरेन करेंसी। तो हमारे को अगेन वी वर बैक ऑन स्क्वायर वन। यहाँ क्रेडिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी के इशू अगेन आ गए थे, राइट। आपका एक चल रहा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो भी था अच्छा था, जैसा भी था हो रहा था। सर मैं सोरस आशवानी साहब आपसे इसलिए कि मैं एक आम आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि जो आपकी टर्म्स ये जो आप यूज करते हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ, आसान लफ्जों में जी यानी आप कहते हैं कि जी 50,000 रुपए की आपने परचेजिंग करें, शनाख्ती कार्ड दो, आपने बड़ा से एक बैंक में परफॉर्मर रख दिया कि जो बंदा पैसे लेकर आता है बताए कहां से पैसे लेकर उसकी तफसीलात जमा कराए। आपने लोगों को डरा दिया, कमर्शियल बैंक्स पर आपने डिपेंड भी करना होता है। अभी आपके स्टेट बैंक के पास तो नोट नहीं छापने का मामला रह गया। यानी हमने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के चक्कर में पिछले 3.5 साल लोगों को इतना परेशान रखा। ईज ऑफ डूइंग में 28 दर्जा बेहतरी होगी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर आपने तवज्जो नहीं दी, कंसिस्टेंसी आपकी है नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपकी है नहीं। तो अब इस गवर्नमेंट पर जो इतना बड़ा मलबा आया, तो डेफिनेटली इस हुकूमत ने तो स्टेट के लिए करना है और पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया गवर्नमेंट ने। सो लेट मी, ये तो आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, राइट। FATF है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। करंटली आपने IMF की प्रीवियस गवर्नमेंट ने साइन किया है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, अच्छा लगे बुरा लगे आपने करना है। एंड क्वाइट फ्रैंकली हमारे पे चॉइस भी नहीं है, राइट। तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम टुवर्ड्स द एंड उन्होंने उल्टा कर दिया सारा, जो एक था कमिटमेंट, उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट जा रही है, IMF का भी जावे, फिर नेक्स्ट पे जाके उसका मलबा गिरेगा, राइट। और वाकई गिरा। फिर करंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने स्टार्ट किया सर्टन रिफॉर्म्स, जो भी थे, जो भी कड़वी गोली थी खाने से। फिर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया, अब दार साहब आ गए, उनकी अपना नया फॉर्मूला था। आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम।
आप नहीं कह सकते कि हम जानते हैं IMF सर, से एक कैसे डिसीजन डील करना लेने है। के लिए, अरे बाबा, एक ऐसा अनपॉपुलर डिसीजन लेने के लिए आपको कंसेंसस यूनानिमसली कोई किसी एक स्टेज पर पहुंचना भाई पड़ा। भाई मेरी बात सुनो, लीडरशिप वो होती है कि आपको कड़वी गोली, अगर या फिर आप ठीक है। यहाँ पे आप नहीं बने ना फाइनेंस में, आप घर पे बैठे हैं, अगर आप बन रहे हैं, यू नो कि क्या करना है, आपको फॉलो करना है। यानी आप कहने का मकसद ये है कि हमने कौमी मफाद को नहीं मद्देनजर रखा। देखिए, जो कौमें, वी हैव कॉम्पिटेंसी की भी बात होती है। ठीक है। मैं जब आपसे बात करता हूं, मैं सर्टेन बेसिस पे बात करता हूं ऑन इकोनॉमिक्स पर। Yes. बेसिक इकोनॉमिक एक सर्टेन थियरीज होती है, उस पर आपको चलना है। मैं अपना घर से अपने फॉर्मूलाज नहीं लाके इम्पोज कर सकता हूं, ठीक है। राइट? सो मसला ये है कि आपने जो भी आपके रिफॉर्म्स करने हैं फॉर IMF कंडीशनैलिटी, वो आपको पूरी करनी है। गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, फिर थोड़ी नहीं किया, फिर डिले हो रहा है, ये हो रहा है। तो जितना डिले हो रहा है उसमें मामला इज गेटिंग वर्स। अच्छा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जो ऑपोजिशन जो ढोल बजा रही है, दैट इज आल्सो मेकिंग मैटर्स मच वर्स। यस, यस, उसका इंप्रेशन है, जाता है। इसके लिए आई होल्ड बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पांसिबल फॉर दिस मेस। जदून साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि कल आज जो ये फैसला हुआ है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही बात की। उन्होंने ये कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद ये फैसला सामने आया है, सबसे मशावरत की गई है। अब स्टेक होल्डर्स में वजारत दिफा भी है, फाइनेंस भी है, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, ये तमाम चीजें। तो आपको क्या लगता है, लेट्स सपोज अगर कोई समात होती है या इस पे बात होती है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनसे वन बाय वन पूछा जाएगा? क्या इस तरह की कोई चीज? देखिए, अब बेसिक तो इस चीज़ पे सब एग्री हैं कि इलेक्शन जो है कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की गई है और उसका मैंडेट ये है कि इलेक्शन कराएं। लेकिन इलेक्शन उसका ये भी मैंडेट है कि इलेक्शन फेयर हों, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली कराएं, ठीक है। और उसके साथ उसको ये भी पावर दी है कि मैंने आपको पहले बताया कि वो मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सबसे बड़ी यहाँ पे वजूहत है, इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं, कैपेसिटी इश्यूज हैं, कैपेसिटीज इशू हैं। क्योंकि जो आपने चीज़ बाहर से मंगानी है ना, अब मिसाल के तौर पर आपने ये चीज़ इम्पोर्ट करनी है, तो इम्पोर्ट पे पाबंदी है, तो आपका क्या कसूर है? फिर गवर्नमेंट कंटेम्प्ट इशू करेंगे, वो कहते हैं जी अब हमारे पास ऐसे नहीं, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब वो कंफ्यूजन भी जदून साहब है इस वक्त, हम पॉलिटिकली भी हम देख रहे कंफ्यूजन मौजूद है। कभी ये कहा जा रहा है जी मेरा तो कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कभी आर्टिकल 6 की बात करते हैं, उसके जमरे में आते हैं, कभी कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आते हैं, फिर कहते हैं जी विफाकी। अगर तो विफाकी हुकूमत तो कौन होगा? इलेक्शन कमीशन है तो क्या ये 5 मेंबर्स होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे मैंने आपको पहले बताया ना, अदालतों को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है कि ये 6 महीने के अंदर ये फैसला करो, तो वो अदालत को कंटेम्प्ट नहीं इशू होती। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन का जो है ना, इसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अलावा उसका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी ये नहीं, अगर कोई आप समझते हैं कि इलेक्शन कोई रेफरेंस अगर अपोजिशन ने किसी गलत काम किया है तो उसका एक तरीकाकार है। अब इस ऑर्डर के खिलाफ अपील बनती है, अपील कर दें। इसका ऑर्डर तो एक मतलब उन्होंने पास कर तो दिया। ये रेफरेंस कौन लेके जा सकता है? किस चीज का रेफरेंस तो बनता ही नहीं आप है तो ना। कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक मैंडेट ऐसा है कि अगर उसके खिलाफ खुदा न खास्ता कोई चीज बनती है, कोई मिसकंडक्ट, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आप कंटेम्प्ट नहीं इशू कर सकते उसके खिलाफ। ठीक है। अब कंटेम्प्ट का मतलब ये ना कि कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डेट का इशू रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला नहीं आया, मुकम्मल फैसला अभी तक भी हम वेट कर रहे हैं। 24 तारीख का फैसला अभी तक वेट कर रहे हैं, वो नहीं आया कि इसमें क्या इशू है। अब इलेक्शन कमीशन ने इन चीज़ों को सारी को जदून साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद जब नाज़रीन वापस आएंगे तो एक बात यहाँ पे बहुत बड़ी अहम है। क्या अगर इंतखाबात नहीं होते अप्रैल में, अगर इंतखाबात नहीं होते और ये इंतखाबात 8 अक्टूबर के होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल कह दिया कि अब 8 अक्टूबर को ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और अगस्त की मिड में जो है वो आइनी मुद्दत भी पूरी हो रही है इस वक्त जो असम्बली है, तो क्या ये इंतखाबात बर वक्त होंगे, उस वक्त होंगे, ये तमाम प्रोविंस और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे? और अगर यही फैसला बरकरार रहेगा तो क्या ये पोलराइजेशन मजीद नहीं बढ़ेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इस पर मजीद सरापा एहतजाज नहीं होगी? वही हालत जो इस वक्त हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं, जलाओ, गिराओ, तोड़ो, मारो, रास्ते बंद कर दो, लेक्चर भी दिए जाते हैं, कौमी मफाद बात अवाम के मैंडेट की जाती है, लेकिन अपनी ज़ात तक महदूद रहकर अपनी अना को फना नहीं करना। कौमी इशूज, कौमी मफादात, जो नुकसान पहुंचता है पहुंच जाए। इस सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसला 8 अक्टूबर को इंतखाबात का ऐलान और उसके बाद इस वक्त जो सियासी सूरत हाल उस पर हम बात करें। जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब, ये बताइएगा कि अब JIT भी बनी है और JIT के हवाले से 14 दिन में वो रिपोर्ट भी सामने आनी है। एक सियासी जमात का लीडर ये कह रहा है कि जी मुझे इस खेल से बाहर निकाला जा रहा है, मुझे इस रेस से बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये ऐलान एग्जिस्ट करता है या इसी ऐलान पर हतमी फैसला है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात, तो एक बड़ी अपोजिशन की जमात को आप किस तरीके से इस चीज़ पे तैयार करेंगे? वो रजा हो जाएगी या मान लेगी? ये तो एक क्राइसिस होगा। ये देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, इनको बैठकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि किसी के क्या ग्रीवियंस है, वो किस तरह रिमूव सकते हैं। देखिए, जो डायलॉग होता है ना पॉलिटिकली, डेमोक्रेसी इस तरह ही चलती है कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग होता है बिटवीन द पार्टीज। अब एक बंदा ये कहता है ये चोर है, मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता, मतलब मुसलसल कह रहा है। अब एक देखे ना, एक बंदे को अगर आप डेमोक्रेसी में है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। किसी वक्त ठीक है आप हार्श भी हो जाते हैं, किसी वक्त आप बात नहीं मानते, लेकिन अल्टीमेट ये कि पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की स्टेट को भी नुकसान हो रहा है। लोगों गुर्बत देखें कहाँ, अपनी गुर्बत देखें, महंगाई देखें कहाँ पे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देखें, कितने प्रॉब्लम है हमारे, और हम इन चीज़ों में जकड़े हुए हैं जी। पोलराइजेशन हो रही है, अदालत ने मौका भी दिया, अदालत ने मौका, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, टेररिज्म दोबारा जो है वो सर उठा रहा है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है। तो अब इन चीज़ें एज ए कौम जो है ना, हम यकीन करें ये तमाम जो हमारी चीज़ें हैं ये बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। जदून साहब, आपका इतना अरसे दराज आप इस शोबे से मुंसलिक हैं और आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, पॉलिटिकली भी आपने बहुत कुछ देखे, बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने हुई हैं। आर्टिकल 2 to 242 या 245 तक आप जाएं, बेसिक और फंडामेंटल और एक आम आदमी के राइट्स की बात की जाती है। यहाँ पे बदकिस्मती से इंतखाबात, मेरी ज़ात, ये सिलसिला जो है किस नैज तक ले जा सकता है? जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी बंदा हो, अपनी ईगो से ऊपर होकर बात नहीं करेगा ना, स्टेट की बात करे, अपनी ना बात करे। हम जितने भी लोग हैं, हम अपने इंडिविजुअल की बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट है। अब वो उनको मतलब सर में ये एक खुमार समझे या एक समझते हैं कि जी अभी इलेक्शन होंगे तो हम जीत जाएंगे। और इलेक्शन अब आप जीत भी जाएंगे तो फिर क्या होगा आगे? फिर जब दोबारा इलेक्शन होंगे इसका सर्कल टूट जाएगा, फिर तो निगरान हुकूमत कभी नहीं आ सकती। फिर आपके इलेक्शन आगे 6 महीने होंगे। इनको चाहिए कि ये निगरान हुकूमत का क्या होगा सर? अभी देखें ना, ये भी क्राइसिस खड़ा हो सकता है क्योंकि उसका 90 डेज उसने इंतखाबात 60 डेज में इलेक्शन करवाने वो 3 महीने के लिए आए हैं, तो इलेक्शन अब उनकी एक्सटेंशन कैसे होगी सर? अब ये देखें ना, ये अगेन एक क्राइसिस इशू होगा। तो ये लाजमी बात है, दोबारा हो सकता है कोर्ट में मैटर जाए, फिर कोर्ट दोबारा डिसाइड कर दे। ये मैटर भी जा सकता है कोर्ट में? ऑफ कोर्स ये जा सकता है। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का कोई इसमें वो तो नहीं गुंजाइश? इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का तो पार्लियामेंट तो सारी कॉन्स्टिट्यूशन चीजें हैं। हाँ, 3 महीने ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये एक चीज है कि अगर आप इलेक्शन अभी कराते हैं, ठीक है, तो अभी तो निगरान सेटअप है, लेकिन जब ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा प्रोविंशियल असेंबली के, दोबारा होगा तो फिर तो निगरान सेटअप नहीं होगा ना। फिर अब मरकज़ में भी नहीं होगा। अब मरकज़ के इलेक्शन होंगे तो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, पंजाब के अंदर 60% सीटें जो है कौमी असेंबली की वो पंजाब से आनी है, वहाँ पे तो किसी पार्टी की हुकूमत होगी। जदून साहब, अनफॉर्चुनेट कहेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक डिवीजन हमें नजर आया, बदकिस्मती है ये हमारी, उसकी वजह ड्यू टू पोलराइजेशन है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा एक हार्श एक डिसीजन लिया हुआ है उन्होंने, या वो स्टांस है उनका, उस पर वो अभी तक कायम है। अदालत में माजी में इस तरह की कोई तारीखी कोई ऐसी नज़ीर है कि इतना डिवीजन नजर आया, जैसे ये 9 रुकनी बेंच फिर वो एक दोबारा से जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, 5 पे आया। एक ने कहा कि सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता, एक दफा आपको कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 कास्ट लिस्ट लगी हुई थी कि चीफ जस्टिस, जब वो पहले उनका इशू चल गया था, कोर्टे के अंदर चले गए, जज उधर बेंच, ये अंदर मामला चलते रहते हैं। लेकिन आपने देखना है कि जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो, आप एक कंसर्न। अब सुप्रीम कोर्ट है तो चलें 4-3 का है या 2-3 का है, वो तो एक आर्डर आ गया, उन्हें सिलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा जी जो डेट दी है, हमने गवर्नर से भी कंसल्टेशन कर ली, प्रेसिडेंट से भी, तो डेट अनाउंस हो गई है। अब उस डेट के अंदर जो बाकी चीज़ें जो है लवाजमात पूरे करने, वो इलेक्शन कमीशन कहता है जी बाकी इदारे में प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? अगर आके एजेंसी कहती है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर कुछ नहीं रहता ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर क्या रहता है? अगर ये कहा जा रहा है, जिस तरह अभी हसन भाई ने भी कहा कि जी ये तो कंट्रोवर्शियल रहा है ये पूरा, उसमें हाँ, उसमें ये कि 24 का भी आर्डर नहीं आया। हसन भाई की बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी एज ए वकील पता है कि जो 24 का आर्डर है वो भी हमारे पास अभी नहीं है, अभी डिटेल आर्डर भी नहीं है इसमें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आर्डर मेरे ख्याल में जो उन्होंने इंटरम आर्डर किया वो आर्डर इंप्लीमेंट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, मैं हसन आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि ये जो बार बार बात की जा रही है जी, एक कंसेंसस ज़रूरी है, अफाम व तफहीम ज़रूरी है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हम यहाँ पे पार्लियामान की
सुप्रीमेसी की बात करते हैं और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। आइन का और कॉन्स्टिट्यूशन का ये तकाजा है कि मामलात को टेबल टॉक के जरिए अफवाम तफहीम से गेट टुगेदर जॉइंट एफर्ट्स दिखाई जाती हैं। कहीं पे आप आगे हो जाते हैं, कहीं आपको बैकफुट पे जाना, कहीं आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरीके से हार्श डिसीजन लिया गया कि जी नो टेबल टॉक, मैंने बात नहीं करनी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, बस मैं अच्छा, सबसे अच्छा, तो इस तरह तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा एक स्टेट का एक पूरा सिंबल के सिंबॉलिक हम पूरी दुनिया को भी दिखाते हैं, ये तो मसख करने की मतरादिफ है। तो देखिए, तहरीक इंसाफ चाहती है कि उन्हें इंतखाबात मिले पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो उनके मुकदमात हैं वो जिस तरीके से वो डिले करना चाहें, उनको जो है वो कानून के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक जो है उनके केसेस को आगे बढ़ाया जाए। बुनियादी क्वेश्चन तो ये है, तो क्या हुकूमत वक्त ये कह सकती है कि आपको हम कानून के मुताबिक नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके जो है केसेस में पेशरफ्त होगी? ऐसे नहीं होता। देखिए, जो उनकी फरमाइशें हैं वो फरमाइशें मतलब काबिल अमल नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, जो उनकी सबसे बड़ी फरमाइश है, जो कहते हैं कि इलेक्शन हो, क्यों वो चाहते हैं कि उनके केसेस से पहले ही इलेक्शन हो जाए, और ताकि उनकी जो उनकी ख्वाहिश है कि वो पंजाब में शायद उनकी हुकूमत या केपी में उनकी बन जाए। एक बात तो ये, तो जब इलेक्शन होंगे तब पता लगेगा कि उनके पास अक्सरियत आती भी है या नहीं। लेकिन इलेक्शन से पहले उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। इलेक्शन के लिए अमन अमान की सूरत हाल का बेहतर होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इशू भी मेरे नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इशू है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर आपको याद हो तो कल जनाजा हुआ है हमारे एक आईएसआई के ब्रिगेडियर का, और जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, तमाम जो हमारी स्टेट फंक्शनरीज के जो हेड्स हैं वो वहां पर मौजूद थे। और इट वाज अ वेरी ग्रीफ डे, इट्स अ वेरी वेरी सैड डे। और हमारे जो एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को शहीद किया गया है, उनके साथ जवानों को शहीद किया गया है। तो ये आपकी लॉ एंड ऑर्डर की और ये आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है। जब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक बलोचिस्तान में एक खातून पकड़ी गई जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, और वो भी कोई दहशतगर्दी जो है वो करने जा रही थी। तो देखिए, जब आपकी ये सूरत हाल है तो आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो दाखिली सलामती को छोड़कर लेकिन हसन भाई, यहाँ पे एक सवाल तो है ना, यहाँ पे एक सवाल तो है। इलेक्शन 2018 बल्कि 2013 भी अगर हम जाएं, जहां पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी ये गिला करती रही और बार बार कहती रही कि जी हमें तो इलेक्शन कैंपेन ही नहीं होने दी जा रही, ना वो कराची में कर सके, ना वो खैबर पख्तूनख्वा में कर सके, फिर भी इंतखाबात हुए। आप ये बताएं कि उसके बाद क्या उन्होंने उन इंतखाबात के नताइज को पसंद किया? क्या? देखिए, वो एक फर्स्ट सिचुएशन थी। उस वक्त ऑलरेडी आपकी जो दहशतगर्दी थी वो फुल स्विंग पर थी। उस वक्त जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे। उसके बाद हमारे ऑपरेशन हुए हैं, यानी ऑपरेशन जो राह निजात है वो हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ। ये जब ऑपरेशन थे तो इसमें फिर हमने उनको मार भगाया। लेकिन अब दोबारा जो आपने देखी कि जो फॉल ऑफ अफगान गवर्नमेंट है तालिबान के आने के बाद, अब टीटीपी दोबारा सर उठा रहा है। तो क्या हम अपनी जो दाखिली सलामती है उसको छोड़कर अपनी तवज्जो जो है वो इलेक्शन के ऊपर अगर मरकूज कर दें हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, तो बताएं कि या दानिशमंदी होगी कल आपकी? अगर हुकूमत कोई एक जीत कर आ भी जाए, दूसरी हुकूमत उसको माने ना, दूसरी पार्टी उसको माने ना, और धमाके हो रहे हो जैसे माजी में हम देखते थे 2007-8 में होता था कि टीवी लगाई थी, देखने को धमाका हुआ या नहीं हुआ पाकिस्तान में। उस वक्त कहा जाता था कि 21वीं सदी का धमाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को लोग धमाकिस्तान कह रहे थे। ठीक है, तो अल्लाह का फजल हुआ, हमने हालात को बेहतर किया। क्या हम दोबारा वही गलतियां दोहराएंगे माजी की? अच्छा हसन भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ा एक आपने अहम नुक्ता उठाया। सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून भी हैं, बहुत सारे एंकर पर्सन हैं, समझते हैं ना मौजूदा हालात पर आपकी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा हैदर वहीद साहब, इज दिस जस्टिफाइड कि हमारा सिक्योरिटी इशू है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मरदमशुमारी 65 अरब रुपए रखे हुए हैं, हमने डिजिटल मरदमशुमारी करवानी है, 2 प्रोविंस तैयार नहीं है इंतखाबात में जाने के लिए, फेडरेशन को नुकसान हो सकता है? देखें, ये वजूहात जो हैं अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था और उसकी फर्दरेंस में एक जो है सदर साहब से मुशावरत के बाद डेट दे दी गई थी,
तो अब इस डेट को अगर चेंज करना था तो मेरे ख्याल से ये सारी वजूहात लेके और इन वजूहात के साथ सिर्फ तस्करा नहीं बल्कि इनके शवायद भी लेके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी चाहिए थी कि आपके फैसले के परसुएंस में फर्दरेंस में जो तारीख तय पाई थी उससे अब हमें जो है डिविएट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स और आप इस पे काइंडली नजरसानी करें। इन्होंने जो है वो खुद से अब क्योंकि ऑर्डर पास कर दिया है तो एक तो तौहीन अदालत का भी सवाल उठता है और अगर किसी वजह से हम ये मान लें कि ये तौहीन अदालत नहीं है। हैदर भाई वेट, ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, ये तौहीन अदालत कैसे, यानी तौहीन अदालत किस पे हो सकती है? जी, इलेक्शन कमीशन पे या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे पे? नहीं, जाहिर है वो ईसीपी पे और इनके ही एहलकारों पे सबसे पहले तो होगी और जिनको वो फिर बुनियाद बना के कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमने ऑर्डर पास किया है, दूसरा उन पे हो सकती है। अब वो लेकिन जाके ये कहेंगे कि देखें सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, हमने तो आपके ऑर्डर की जो है वो पासदारी में तारीख दे दी, लेकिन अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हैं उनकी वजह से इसको हमने तब्दील किया है और इलेक्शन एक्ट में ये पावर हमें हासिल है कि हम इसमें रद्दोबदल करें। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये जो एक पस मंजर है जिसमें ये सब कुछ हुआ है, तो एक तो कानूनी नुक्ते पे इसको चैलेंज किया जाएगा कि तस्करा तो बहुत सारी चीजों का है, लेकिन शवाहिद और कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो क्या हैं? क्या उन्होंने बताया है कि लैपटॉप स्कीम भी बंद कर दी, पीएसएल भी बंद करना पड़ा, सब कुछ बंद करना पड़ा, पैसे नहीं है और फौज जो है वो इस तरह से उधर तलब है और रिसोर्सेज जो है। हैदर वहीद साहब, ये सवाल फिर वहीं पे है मेरा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। आर्टिकल 218 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि आपने आज़ाद, खुद मुख्तार और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने इंतखाबात का ऐलान किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है? और क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, क्योंकि जदून साहब भी यही कहते हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या आर्टिकल 6 की तो बात ही ना करें। नहीं, दो सारी चीजें हो सकती हैं। अगर तो ये ऑर्डर गैर कानूनी है तो चैलेंज हो सकता है, और अगर गैर कानूनी है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट अगर कराया है तो उन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है कार्रवाई हो सकती है। अगर तो ये देखा गया कि उन्होंने तौहीन अदालत किया तो तौहीन अदालत का भी इन पर मुकदमा चल सकता है। तो ये नहीं है कि एक चीज हो सकती है तो दूसरी नहीं हो सकती। ये जरूर है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन्हीं का काम है इलेक्शंस को करवाना, लिहाजा अगर इलेक्शंस के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आया कि वो जेन्युइन है या नहीं और क्या उसके शवाहिद हैं, ये सब कुछ लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इल्तिजा करनी चाहिए थी कि आपके ऑर्डर के मुताबिक जो तारीख दी है उस पे नहीं पासदारी की जाती। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कैसे जा सकती है कि हम ये अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं? उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा लवाजमात पूरी नहीं हो रही है, उन्हें नजरसानी की दरखास्त दाखिल करके जाना चाहिए था। सर, नजरसानी की दरख्वास्त तो हुकूमत को जानी चाहिए, हुकूमत को जाना चाहिए था। मेरी बात तो सुन ले भाई जी। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने अब ऑर्डर कर भी दिया है और बिल्कुल हुकूमत भी नजरसानी की दरखास्त कर सकती थी और ईसीपी भी कर सकती थी, दोनों को डायरेक्शंस थे ऑर्डर में, तो दोनों कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अगर इन्होंने ये वाला रास्ता लिया कि खुद से ऑर्डर किया है तो अब इन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑर्डर को, और इन्हें इस बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो सारी चीजों का इन्होंने तस्करा किया है, और उन्हें कहना होगा कि ये जिम्मेदारी आइन में हमारी है इलेक्शन करवाना और हम बेहतर समझते हैं। तो फिर देखा जाएगा कि ये जो ग्राउंड्स ये ले रहे हैं ये बदनीयती पर मबनी है या ये दुरुस्त हैं, और अगर दुरुस्त हैं तो फिर ईसीपी का ऑर्डर स्टैंड करेगा, और अगर ये देखा जाएगा कि इसके कोई शवाहिद नहीं है, महज तस्करा है या बदनीयती पर मबनी अगर तो पाया जाता है तो फिर उस सूरत में इस ऑर्डर को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा सर, ये बदनीयती कितना मैटर करती है हमारे अदालत उज़्मा के फैसलों पर, कितना असरअंदाज होती है? क्योंकि इसमें इंटेंशन की बात हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली पे हुकूमत का ये मौकिफ रहा है और उस वक्त प्रोसिक्यूटर भी ये बात कर रहे थे कि इसमें बदनीयती नजर आ रही है जब ये असेंबली डिसॉल्व की गई। अगर तो जिनको ग्राउंड जिन चीजों को बनाया गया है अगर उनके कोई शवाहिद नहीं साथ लगाए गए, दिए गए, फैक्ट्स एंड फिगर से दिखाया नहीं गया कि क्यों वसाइल नहीं है, तो फिर जाहिर है समझा यही जाएगा कि इस तरह की डिविएशन जो है वो बदनीयती पर मबनी है। और अगर बदनीयती पर मबनी कोई भी चीज की जाए, चाहे उसका इख्तियार मौजूद हो आइन में, तो वो विशिएट या खत्म कर दी जाती है।
क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इख्तियार आपको इस पर्पस के लिए नहीं दिया गया कि आप कोई अल्टीरियर पर्पस की खातिर उस इख्तियार का इस्तेमाल करें। लेकिन ठीक है। जाहिर है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है। और हो सकता है कि ईसीपी जाके ये बात साबित कर सके कि जो हमने ग्राउंड्स दिए हैं पोस्टपोन करने के लिए, उसके ये देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये देखें शवाहिद, और हमने कराना है इलेक्शन, हम हैं ऑटोनोमस बॉडी, तो आप हमारे फैसले में या तो आप उसे परवर्स और बिल्कुल गलत जो है वो देखें या बदनीयती पर मबनी देखें, तो आप इंटरफियर कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। अगर कहीं गुंजाइश है, डिस्क्रेशन है, तो जाहिर है कि हम बेहतर समझते हैं कि बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद ने कहा कि ये एक मामला ऐसा है जिसमें तौहीन अदालत की बात हो सकती है, बुलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट आशवानी साहब आप बात कर रहे थे, उस वक्त भी हम आगे बढ़ गए थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारा मुआशी एक अदम इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है, अगर ये इंतखाबात अप्रैल में हो जाते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा भी उस इंतखाबात में चला जाता है, केयर टेकर सेटअप भी मौजूद है, तो मुझे बताइए कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा हमारे आलमी मालियाती इदारों का और स्टेट के दरमियान? देखिए, लेट मी रिस्पॉन्ड इन अनदर वे। ट्रस्ट कहाँ से आता है? कोरोना वायरस आया था ना, कोविड हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सक्सेसफुल स्टोरीज इन द वर्ल्ड। ये तो आपको पता है ना कि डेवोस में भी गए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल हुआ था। इंडिया में बड़े प्रॉब्लम आए थे, दूसरे ममालिक में बहुत आए थे, पाकिस्तान क्यों ये सक्सेसफुल था? आपको पता है क्यों हुआ था? क्योंकि फॉर अ चेंज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो असद उमर ने एक वो क्या था, रिमेंबर कोविड का सेल बना था, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी सब बैठे थे, एवरी डे दे यूज्ड टू मीट, रिव्यू करते थे, साथ बैठ के प्रोविंस और फेडरल साथ बैठ के काम करते थे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। आज जो आपके मसाइल है, नो डाउट बहुत सिवियर है, लेकिन अगर हम समहाउ आपके, ठीक है, आपकी दुकान आपको चमकानी है पॉलिटिक्स में, बेशक आप लोग करें, आप लोग पॉलिटिशियन से करें, लेकिन खुदा के वास्ते जो कंट्री के जो क्रिटिकल इश्यूज है उस पर आप प्लीज़ आप यूनाइट करें, राइट। एंड कोविड का ही आप एग्जाम्पल लें, तो मसले पाकिस्तान के हैं और बहुत सिवियर है, लेकिन ये आप याद रखें, वी आर अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, ठीक है। आपका अगर डेफिसिट आ रहा है 10-20 बिलियन डॉलर का, बहुत नहीं है। अगर हम अपना घर सही कर लें तो ये मसले हल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है, सब कुछ है, दूसरे ममालिक ने किया है। मसला ये आ रहा है, इट्स अ सोसाइटियल प्रॉब्लम, इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिसी प्रॉब्लम, वो इवेंचुअली जाके आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनता है। आप अपनी सोसाइटी, पॉलिटिक्स आप सही करें, इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली सही होता है। तो इसका मतलब तो ये कि आशवानी साहब आपने खुद ये बात जो है इसकी मजीद भी तस्दीक कर दी कि उस वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था, जिसमें तमाम प्रोविंस की जो है उनके हेड्स जो है उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी, एक मैकेनिज्म था, एक क्राइटेरिया था, मास्क पहने, ये सब कुछ करें। तो आपको नहीं लगता आज भी यही तकाजा कर रही है रियासत, स्टेट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ना सर? नहीं, क्राइसिस है, लेकिन एक नेशनल प्रायोरिटी है। देखिए मैं आपको बताऊं, सोसाइटी को आपने इतना डिवाइड कर दिया है कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई न्यूट्रल पोस्ट भी देता है, उनको गालियां पड़ती है ऑपोजिशन पार्टी से। तुम नहीं देखते ये वे, आई मेट सम पॉलिटिशियन बहुत एग्रेसिव है। वो भाई वो तो टॉक्सिक हो गया। तो ये डिवाइड आपने सोसाइटी को कर चुके हैं, ये हो गया है। फॉर गॉड से कुछ मरम आप लगाएं, कुछ हीलिंग करें। आप अपनी, अगेन आई एम सेइंग, आप अपनी दुकान बेशक आप चमकाएं, आपके जो वोटर्स है उसको जो भी आपको करना है, लेकिन करें। लेकिन जो सर्टन इश्यूज है सोसाइटी को, फॉर गॉड से, अगर आप किसी को गद्दार कहते हैं, मीन्स के उसके जितने वोटर्स हैं वो भी फिर गद्दार हो गए बाय दैट डेफिनेशन, राइट। यू कांट जस्ट, आप इस किस्म का आप नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। आप जो भी है पॉलिटिक्स, लेकिन जो सोसाइटी में जो डिवाइड हो रहा है ये बड़ा डेंजरस है। यू आर राइट, मैं आपसे एग्री करता हूं। एंड इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी से ही आते हैं। मैं कोविड का इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस वक्त हमने यूनाइट किए एंड सबके डिफरेंसेस थे। अच्छा सर, इसमें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मौजूद है। एक तो ये भी है कि कोविड जो था उसमें कई ऐसे ममालिक थे जो उसके बेनिफिशियरी भी थे, कई ममालिक ऐसे थे जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस में। जब हमें फ्लैश फ्लड में जरूरत थी, अगर एनसीओसी में सब बैठ सकते हैं, उस वक्त की हुकूमत का अपोजिशन साथ दे सकती है, तो आज ये तकाजा नहीं है कि हमें $30 बिलियन से ज्यादा हमारे फ्लैश फ्लड का नुकसान हुआ है, तो उस पर ये दोबारा से एक बैठ जाते। एब्सोल्युटली 100%। देखिए जो फ्लैश फ्लड आया है ये तकरीबन 30 बिलियन, अगर आप कहते हैं ना, दिस इज 10%, एक मुहतात अंदाजा था, दिस इज 10% ऑफ इकोनॉमी। अनप्रेसिडेंट है दुनिया में कि किसी की भी कंट्री का 10% GDP चंद हफ्तों में
गायब हो जाए। बिल्कुल। एंड उस वक्त हो जबकि हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ऑयल प्राइसेस ज़्यादा, ऑलरेडी इतने मसले थे, राइट? तो उस वक्त एब्सोल्युटली पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक आई सेड, आई डोंट गिव अ डैम कि कौन आए कौन जाए, जो आपके कोर है ना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, उस पे पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस, एंड वही है इकोनॉमिक चार्टर की जो हम बात करते हैं, राइट? कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए एंड कहे कि नेक्स्ट इंडिया ने यही किया 15 साल तक, उन्होंने सर्टन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, भले आप पॉलिटिक्स अलग करें, पे एक कैसे होगी सर, कंसिस्टेंसी कैसे होगी सर? नई गवर्नमेंट आई, नई रिफॉर्म्स के साथ आई, चाहे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का नाम ले दें, एफबीआर में वो रिफॉर्म्स लाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की करप्शन चोरी को पकड़ें, उसके बाद जब 3.5 साल पूरे होते हैं, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी का कोई उस पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। Exactly. लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए क्या करना होगा सर? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम यही होगा कि लीडरशिप यही होती है जो एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट को थोड़ी देर के लिए बैक सीट पे कोई बैठे ही ना। नेशनल इंटरेस्ट पहले रखे, पर्सनल एंड पार्टी इंटरेस्ट। हियर आई ब्लेम एवरीबॉडी एंड इवन अस, हम सिविल सोसाइटी है, हम भी समझो कि भेड़ बकरियों की तरह, लीडरान ने आज सुबह ये तकरीर दी, उसने ये कहा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में ये ब्लाइंड फॉलोइंग, एंड ये हम कहते हैं ना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यहाँ एक जगह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, दूसरी जगह कल्ट पॉलिटिक्स ठीक है। अब इसमें आप कहाँ से आप कर सकते हैं? अशवानी साहब बहुत Rational शुक्रिया, आपका thinking किसी आपको प्रोग्राम में लानी है। तफसीलन हम आपको मदू करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है और हमारी मईशत ही हमारा सबसे बड़ा है, जो हमारी बैकबोन है, हमने नजरअंदाज किया हुआ है। अशवानी साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जहांगीर जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर वहीद साहब आपका एक ओपिनियन, और डेफिनेटली आपका एक लीगल ओपिनियन जो है वो बड़ा मैटर करता है, आपके इनपुट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।